प्रिय विद्यार्थियों, भारत का जो वृहद भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमने शुरुआत की थी भारत का भौतिक या भौगोलिक स्वरूप। हमने भारत को भौतिक और भौगोलिक आधारों पर जो विभिन्न भागों में बांटा था उसमें हमने शुरुआत की थी उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। तो प्रथम भाग में हमने जब उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बात की थी तो हमने उसका प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन समझा था। आज द्वितीय भाग में हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। इस दूसरी कड़ी में शुरुआत करूँगा मैं भारत की हिमालय की प्रमुख नदियाँ। जैसा कि मैंने शुरू में पिछले वीडियो में बताया था, हिमालय एक वृहद आकार का एक धनुषाकार चाप में 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला और 150 से 400 किलोमीटर चौड़ाई तक विस्तारित एक विशाल उच्च पर्वतीय भूभाग है। बहुत सारे प्रमुख ग्लेशियर यहाँ डेवलप हैं। उन ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। वस्तुतः पूरे भारत के लिए, उपमहाद्वीप के लिए वो नदियाँ एक अमृत के समान कार्य करती हैं, जीवन दान का कार्य करती हैं। यदि हम मोटा तौर पर देखें, हिमालय से मुख्यतः लगभग 28 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। ये सभी 28 नदियाँ 3 नदी प्रणालियों से संबंधित है। इस आधार पर हम इन हिमालय की नदियों को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब ये नदी प्रणाली से मतलब, एक तो प्रमुख नदी प्रणाली हमारी सिंधु वाली सीरीज़ है, एक दूसरी सीरीज़ है आपकी ब्रह्मपुत्र वाली सीरीज़, और एक सीरीज़ है गंगा यमुना वाली सीरीज़। तो इनसे संबंधित है। इन नदियों को हम 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। सबसे पहला सीरीज़ है वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय के उत्थान से पूर्व हुई है। ब्रह्मपुत्र, कोसी, अरुण, सतलज और सिंधु, ये वो नदियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय के उत्थान से पूर्व ही हो गई थी। अर्थात हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पूर्व ही इन नदियों का अस्तित्व था। जैसे जैसे हिमालय उत्पन्न हुआ, उसमें अभुद्य अर्थात ऊंचाई प्रारंभ हुई, तो इन नदियों ने अपनी प्रवाह क्षमता द्वारा उन घाटियों को और गहरा कर दिया। इसलिए आप देखोगे तो हिमालय पततलीय क्षेत्रों में इन घाटियों की गहराई कई जगह 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। दूसरे वर्ग में वे नदियाँ हैं जो कि महान हिमालय से संबंधित है, जैसे यमुना, गंगा, तिस्ता, काली और घाघरा। याद रखिएगा, इनमें से गंगा यमुना का भारतीय जीवन दर्शन के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्व है। न सिर्फ धार्मिक, यदि हम ओवरऑल बोलें, भारत का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दर्शन यदि किन नदियों की बदौलत है तो वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इत्यादि नदियाँ हैं। तीसरी सीरीज में आती हैं लघु हिमालय वाली नदियाँ, जिनमें व्यास, रावी, झेलम और चिनाब प्रमुख नदियाँ हैं। विशेषकर कुमाऊँ हिमालय रीजन, कश्मीर वाला रीजन, वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। कुछ भारत में रह जाती है समझौते के तहत, और सिंधु वगैरह पाकिस्तान में चली गई। चौथी कैटेगरी है शिवालिक नदियाँ या शिवालिक रीजन वाली नदियाँ। इसमें मूलतः हिंडन और सैलानी प्रमुख नदियाँ हैं। इस मानचित्र में भी आप देख रहे हैं जिस तरह कि इन नदियों को दर्शाया गया है, कौन सी नदी प्रमुख रूप से किन भागों में जा रही है। आप देखेंगे तो इंडस, झेलम, रावी, सतलज, इनका अधिकांश भाग भारत में अपवाहित होता हुआ पाक अधिकतर कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है। गंगा यमुना पूरी तरह उत्तरी मैदानी भागों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी महान हिमालय से निकलकर जो पूर्व उत्तर भारत है उसको सिंचित करते हुए बिहार तक प्रवेश करती है। फिर नीचे महानदी गोदावरी इत्यादि हैं, वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भागों को सिंचित करती है। अब नेक्स्ट सीरीज है
हिमालय के दर्रे, पासेस ऑफ हिमालय। आप सब जानते हैं हिमालय का अधिकांश भाग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला है। इतनी अधिक ऊंचाई पर मानव का निर्बाध आवागमन संभव नहीं है, लेकिन प्रकृति ने कुछ उपहार दिए हैं, उन्हें बोलते दर्रे, अर्थात उच्च पर्वतीय भागों के वे निम्नलिखित भाग जहाँ से प्राचीन समय से ही मानव इन उच्च पदतलीय भागों से निकलता है, उन्हें आमतौर पर हम दर्रे या पासेस कहा जाता है। ये मूलतः प्राकृतिक मार्ग हैं, लेकिन इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा महत्व है। हिमालय के बहुत कुछ प्रमुख दर्रे हैं, मैं किसी का नाम बताता हूँ। देखो, मालकंद, जोजिला, काराकोरम, नाथुला, गोमल, मकरान, खैबर, टोची, खुरम, बोलन, ये तो कुछ प्रमुख दर्रे हैं। और भी दर्रे हैं, लेकिन अक्सर आपने नाम सुना होगा जोजिला दर्रा। भारत और चीन के बीच में कई बार संघर्ष हुआ है। काराकोरम दर्रा के बारे में सुना है आपने। इसी प्रकार बोलन दर्रे के बारे में सुना है, नाथुला दर्रे के बारे में सुना है। भारत चीन का व्यापार इस नाथुला और जोजिला दर्रों के सारे ही होता है। इन दर्रों का ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत ज़्यादा महत्व है। इस मानचित्र में मैंने कुछ प्रमुख दर्रों को दर्शाने का प्रयास किया है। अब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक जो मानचित्र वाला प्रश्न आता है, उसमें कई बार किसी प्रमुख दर्रे को आपसे कहा जाता है कि साहब विश्व या भारतीय मानचित्र में अमुक दर्रे को दर्शाइए। तो एक तो हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, दूसरा कई बार प्रश्न युग में नाम आ जाता है कि साहब 2 या 3 दर्रों के नाम बताइए, हिमालय के निम्न में से कौन कौन से दर्रे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस मानचित्र में ये प्रमुख दर्रे हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत या उत्तर पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं और महत्व। मैंने शुरू में कहा हिमालय पूरे के पूरे उपमहाद्वीप अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक वरदान की तरह है। यह पूरे भारत को एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है, लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं जिन कारणों से हिमालय का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 1, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। पर्वत निर्माण के आमतौर पर 4 मुख्य काल हैं। उनमें से सबसे जो नवीन काल है वो हिमालय पर्वत काल है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित से आशय एक भूसन्नति थी, उसमें जो निरंतर मलबे का निरपेक्ष हुआ, उस निक्षेपण से धीरे धीरे मलबा वलित हुआ और वलित होकर धीरे धीरे हिमालय का उत्थान हुआ प्लेट मूवमेंट के कारण। ये दूसरा है इसका विस्तार। हमने शुरू में बताया पामीर की गांठ से लेकर मिजोरम पहाड़ियों तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई और 150 से 400 किलोमीटर चौड़ाई 4 विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर, इसके आधार पर हम कह सकते हैं बहुत अधिक विस्तार वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हिमालय पर जो जीवाश्म पाए गए वो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यह पर्वत मूलतः अवसादों से निर्मित है। कैसे? मैंने शुरू में कहा था 33 भूसन्नति में 2 प्लेटों का दबाव पड़ा, जो मलबा था वो वलित हुआ, वलित होकर उत्थान हुआ और हिमालय पर्वत बना। अब जो हिमालय पर जो अवसाद पाए जाते हैं उनमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ समुद्र में संभव था। इसी आधार पर कहा गया कि जो हिमालय के अवसाद हैं वो समुद्र तलहटी से निर्मित है। मैंने एक डायग्राम में इसको आगे बताए दिए, जो आगे बताएंगे। हिमालय से 28 मुख्य नदियों का उद्गम होता है और ये नदियाँ 3 नदी प्रणालियों से संबंधित है और इनको हम 4 उपभागों में बांट सकते हैं। 5वें भाग, हिमालय का जो निचला भाग है लगभग 2.5 से 3 हज़ार मीटर की ऊंचाई वाला समशीतोष्ण
स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाला है। जैसे जैसे हम हिमालय में ऊंचाई में जाते हैं तापमान की मात्रा कम होती जाती है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको पूरे ये दिख रहे जीवाश्म, जैसे मछली के बारे में है, ये और जीवाश्म है। ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि हिमालय का जो निर्माण है मूलतः हिमालय का निर्माण समुद्र तलहटी के निर्मित जीवाश्मों की तरह हुआ है। ये अलग अलग तरह के हैं जीवाश्म। नेक्स्ट है, यदि हम मृदा के रूप में देखें, मुख्यतः हिमालय में 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। हिमालय का जो दक्षिणी सिरा है, दक्षिण ढलान, वह मूलतः पथरीली मृदा है जो कि एसिडिक प्रकार की है, अम्लीय है। दूसरी है 6100 मीटर नीचाई से वाले में चूना युक्त मृदा, और जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, ढाल है विशेषकर, वहाँ पाई जाती है लावा युक्त मृदा। 7वां पॉइंट, हिमालय नवीन बलित पर्वत होने के साथ साथ क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको देखिएगा, हिमालय नवीन बलित पर्वत होने के साथ साथ यहाँ खनिज मात्रा तुलनात्मक कम पाई जाती है। फिर भी जो थोड़ा बहुत खनिज है उसमें बालू का पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हिमालय का अधिकांश भाग दुर्गम है, इसलिए हम आज भी हिमालय के बारे में निश्चित रूप से नहीं कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि हिमालय के खनिज की अभी खोज नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है वनस्पति। जैसे जैसे हम हिमालय में नीचाई से ऊंचाई पे जाते हैं, वनस्पति के प्रकार और मात्रा में निरंतर बदलाव होता रहता है। निचले भागों में जहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहीं अधिक ऊंचाई वाले भागों में कौणधारी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन डायग्राम से आप समझेंगे कि निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कौणधारी वन पाए जाते हैं। इस मानचित्र में मैंने हिमालय के बायोटिक रीजन को दर्शाने का प्रयास किया है कि कौन सा क्षेत्र निम्न जैव संपदा युक्त है, किस पर मध्यम जैव संपदा है, किस में उच्च जैव संपदा है और किस में बहुत ज़्यादा उच्च जैव संपदा है। तो आप देखेंगे अधिकांश भाग इसका मध्यम या उच्च जैव संपदा युक्त है। विशेषकर हम देखें तो मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, इन भागों में उच्च जैव संपदा युक्त क्षेत्र है, जबकि जो हिमाचल रीजन है, कुमाऊं हिमालय है, वहाँ पर जैव संपदा अधिक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। वस्तुतः हम कह सकते हैं हिमालय का न सिर्फ ऐतिहासिक वरन और भी ऐसे अनेक प्राकृतिक कारण हैं जिन्होंने इसकी सार्थकता को सुनिश्चित किया है। जैसे हिमालय न होता तो भारत का उत्तरी भाग सर्दियों के समय जम जाता। यह हिमालय है जो अपनी ऊंचाई के कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर उत्तरी भारत के तापमान को अधिक नहीं गिरने देता। साथ ही यह भारत की प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। और यह भी निर्विवाद सत्य है, यदि हम जब हम भारत के मानसून के संदर्भ में बात करते हैं तो जितने भी वर्तमान में शोध प्रचलन में है, जो नई रिसर्च आ रही है, उससे यही साबित हो रहा है कि मानसूनी हवाओं के निर्वहन में और भारतीय मानसून में हिमालय का एक विशिष्ट प्रभाव है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे न सिर्फ पेयजल, सिंचाई का जल, साथ ही बहुत सारे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा जल विद्युत भी उपलब्ध कराई जा रही है। हिमालय के अनेक केंद्र धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के केंद्र हैं। बहुत सारे हिल स्टेशंस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। हिंदू धर्मावलंबी या अन्य धर्मों के बहुत सारे धार्मिक केंद्र हिमालय के तलहटी में स्थित है। धन्यवाद।